नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पास एजू हब में, जिसमें हम लेकर आए हैं आगामी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की सामान्य हिंदी की 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जिसका हम अभ्यास करेंगे। पहला टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय से है। तो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। अत्याचार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? जैसा कि पता होगा आप लोगों को कि उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद में। तो यहाँ उपसर्ग पूछा है तो शब्द के पहले वाला होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है अ उपसर्ग, ऑप्शन नंबर बी है अति उपसर्ग और ऑप्शन नंबर सी है अत्य उपसर्ग और डी है आ उपसर्ग। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अति उपसर्ग, क्योंकि अति प्लस आचार, अति प्लस आचार से मिलकर अत्याचार बना है। अति का ई और प्लस आचार का आ, आचार का आ मिलता है तो या बनता है, जो कि शब्द बनाता है अत्याचार। अतः ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प है। आगे आते हैं प्रश्न संख्या 2। सज्जन। सज्जन शब्द में सही उपसर्ग का चयन कीजिए। सज उपसर्ग, सत उपसर्ग, सम उपसर्ग और स उपसर्ग में से सही कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात सत उपसर्ग। सत उपसर्ग, क्योंकि व्यंजन संधि के नियमानुसार यदि त के बाद कोई ज वर्ड आता है तो वह ज में बदल जाता है। जैसे सत प्लस जन से मिलकर बना है सज्जन। तो ये आधा त के बाद अगर ज आया है तो ये बदल जाएगा ज में, तो हो जाएगा सज्जन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 पर घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? यहाँ ध्यान देना है कि शब्द के बाद में प्रत्यय लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए हट प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी राहट प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी आहट प्रत्यय अथवा ऑप्शन नंबर डी त प्रत्यय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात आहट प्रत्यय, क्योंकि घबराहट घबराना मूल क्रिया शब्द से बना है, जिसमें आहट जोड़ने पर शब्द घबराहट बनता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से किस शब्द में ईय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? ईय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। देखते हैं भारतीय, ऑप्शन नंबर ए भारतीय। भारतीय में ये है आ रहा है लास्ट में, यानी कि यहाँ है। मानवी में भी ई आ रहा है यहाँ की, यानी इसमें भी ई प्रत्यय है। भौदी में भी ई आ रहा है, यानी कि इसमें भी है। नगरी में भी ई आ रहा है, यानी कि ये। यहाँ पर चारों विकल्प में ही ये प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, अतः इसमें कोई ऐसा विकल्प नहीं है जिसमें ई प्रत्यय नहीं लगा है। तो यहाँ पर चारों सही है, ई प्रत्यय लगा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है दुस्साहस शब्द में उपसर्ग का सही रूप क्या है? दुस्साहस शब्द में उपसर्ग का सही रूप क्या है? दुस अथवा दूर
या दुस अथवा दू। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि व्याकरण नियम के अनुसार मूल संस्कृत उपसर्ग दुस से अर्थात दुस से इस वाले शब्द से शब्द होता है जो आगे चलकर सौ के मेल से दुस्साहस बना देता है। इसमें सौ अगर जुड़ता है तो दुस्साहस बना देता है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, प्राचार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? प्राचार शब्द में कौन सा शब्द उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? प्र उपसर्ग, परा उपसर्ग, परि उपसर्ग अथवा प्रति उपसर्ग। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा प्र उपसर्ग। प्र उपसर्ग, क्योंकि प्र प्लस आचार्य, प्र प्लस आचार्य मिलकर बना देगा प्राचार्य। प्राचार्य, अतः यहाँ पे प्र उपसर्ग लगा है। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया अपठित गद्यांश, जो कि बीएड सिलेबस का भाग है। इसमें इस गद्यांश के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो हम गद्यांश एक बार पढ़ लेते हैं। शिक्षा केवल साक्षरता नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के अंतर्निहित गुणों का विकास है। सच्चा शिक्षित व्यक्ति वही है जो समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को समझे। आज की शिक्षा प्रणाली में नैतिक मूल्यों का ह्रास चिंता का विषय है। केवल उपाधियां प्राप्त कर लेना ही शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए, अपितु चरित्र निर्माण ही शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए। इसके आधार पर प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य क्या होना चाहिए? शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य क्या होना चाहिए? जैसा कि गद्यांश में लिखा है, शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो है चरित्र का निर्माण। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन होगा बी, चरित्र निर्माण। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आज की शिक्षा प्रणाली में सबसे बड़ी चिंता का विषय क्या है? आज की शिक्षा प्रणाली में सबसे बड़ी चिंता का विषय क्या है? तो हम पैराग्राफ में ढूंढते हैं। जैसा कि लिखा है, आज की शिक्षा प्रणाली में नैतिक मूल्यों का ह्रास चिंता का विषय है। तो यहाँ हम ढूंढेंगे ऑप्शन में। तो यहाँ है ऑप्शन नंबर ए ही सही उत्तर होगा, जो कि है नैतिक मूल्य का ह्रास। प्रश्न संख्या 9, अंतर्निहित शब्द का सही अर्थ क्या है? बाहर दिखाई देने वाला, छिपा, भीतर छुपा हुआ, जो नष्ट होने वाला हो, जिसका कोई अंत न हो। तो अंतर्निहित शब्द बना है अंत प्लस निहित, जिसका अर्थ होता है अंदर। अंत मतलब अंदर में निहित या भीतर में निहित या छुपा हुआ। तो यहाँ हम देखेंगे कौन सा आ रहा है। तो यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, भीतर छुपा हुआ या अंदर। ठीक है,
अब आगे आते हैं प्रश्न संख्या 10। सच्चा शिक्षित व्यक्ति कौन है? सच्चा शिक्षित व्यक्ति कौन है? हम फिर से पैराग्राफ देखेंगे। लिखा है, सच्चा शिक्षित व्यक्ति वही है जो समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को समझे। तो हम देखेंगे यह किस ऑप्शन में आ रहा है। तो ये आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो समाज के प्रति अपने कर्तव्य को समझे। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। इस गद्यांश के सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? इस गद्यांश के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो पैराग्राफ को पढ़ने पर पता चलता है कि इस पैराग्राफ के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक होगा शिक्षा और चरित्र निर्माण। अतः इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, शिक्षा और चरित्र निर्माण। अब आगे जाते हैं हम आगे के टॉपिक पे जो है कि संधि और समास। प्रश्न संख्या 12। यद्यपि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर ए यदि प्लस अपि, ऑप्शन नंबर बी यद्य प्लस पी, ऑप्शन नंबर सी यदा प्लस अपि, ऑप्शन नंबर डी यदि प्लस आपि। तो यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यदि प्लस अपि, यानी यद्यपि। यहाँ स्वर संधि, यद्यपि में स्वर संधि निहित है। इसमें यदि प्लस अपि में इसका ई प्लस अ मिलता है तो य बना देता है, तो ये हो जाता है यद्यपि। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 13। पवन शब्द में कौन सी संधि है? पवन शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि अथवा वृद्धि संधि अथवा आयादि संधि या यड़ संधि? पवन, तो पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पो प्लस अन क्या होता है मिलाकर पवन। अतः यहाँ पर ओ प्लस अ मिलकर बना रहा है अव। तो जहाँ अव आ जाता है वहाँ होता है अयादि संधि। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अयादि संधि, ऑप्शन नंबर सी। अब प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? कर्मधारय समास, नहीं, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास अथवा बहुव्रीहि समास। तो यथाशक्ति अर्थात इसका अर्थ होगा शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, के अनुसार, जिसमें कि पूर्व पद अव्यय है। यथाशक्ति में पूर्व पद अव्यय है, जिसका व्यय न हो। अव्यय का मतलब जिसके पूर्व पद का व्यय न हो, यानी तोड़ने पे कोई सार्थक शब्द या अर्थ न निकले, तो ये हो जाता है अव्ययी भाव समास। तो ये यहाँ पे
प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर होगा बी, अव्ययी भाव समास। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15। संख्या 15, लंबोदर शब्द किस समास का सटीक अथवा सही उदाहरण है? कर्मधारय समास का, द्विगु समास का, बहुब्रीहि समास का अथवा द्वंद्व समास का? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। क्यों? क्योंकि जहाँ पर कोई तीसरा अर्थ निकलता है, दो पदों के मिलने से तीसरे पद की विशेषता की ओर संकेत करे, वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। इसका अर्थ है लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका उदर, उदर मतलब पेट, अर्थात भगवान गणेश। तो दो शब्द मिलके इसमें नया शब्द की तरफ ये शब्द जो है लंबोदर नए शब्द की तरफ संकेत कर रहा है, अतः यहाँ पे हो जाएगा बहुब्रीहि समास। आगे बढ़ते हैं। सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? नहीं, प्रश्न संख्या 16 छूट गया, 16 देखते हैं। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास अथवा कर्मधारय समास? तो पंचवटी, पंचवटी अर्थात 5 वृक्षों का समूह अथवा 5 वृक्षों का समूह। जहाँ पर संख्यावाचक शब्द आ जाए, संख्यावाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आ जाए, वहाँ पर होता है हमेशा द्विगु समास। अतः इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, द्विगु समास। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा सूर्य प्लस उदय, अर्थात इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, सूर्य प्लस उदय। यहाँ पर गुण संधि काम कर रही है, जैसे सूर्य अर्थात अ अथवा आ के बाद उ अथवा उ आए तो वो य का अम और उ का ओ बन जाता है, उ का ओ बन जाता है। तो यहाँ पर सूर्य प्लस उदय मूल के सूर्योदय बना दिया है, जो कि एक गुण संधि का उदाहरण है। इसी तरह हम और भी देख लेंगे, जैसे महोत्सव है, रात महोत्सव में भी गुण संधि है, महा प्लस उत्सव मिलके गुण संधि बनाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, तरनी, तनुजा, तटतमाल, तरुवर, बहुछाये में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, जैसे कि त वर्ण, त, तरनी में त, तनुजा में त, तट में त, तमाल में त, तरुवर में त, इसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। तो जहाँ पर
किसी वर्ण की पुनरावृत्ति बार बार होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो अतः इसका ऑप्शन नंबर बी अनुप्रास अलंकार सही होगा। प्रश्न संख्या 19। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ कनक शब्द 2 बार आया है। कनक शब्द 2 बार आया है। कनक कनक, एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे का अर्थ है सोना। अतः एक ही शब्द के 2 अर्थ अलग आ जाएं, एक ही शब्द 2 बार आए और उसके 2 अलग अलग अर्थ हों, वहाँ पर होता है यमक अलंकार, अर्थात ऑप्शन नंबर सी यमक अलंकार इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। चरण कमल बंदव हरिराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदव हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर होगा रूपक अलंकार। सही उत्तर होगा इसका बी रूपक अलंकार, क्योंकि जहाँ उपमेय पर उपमान का सीधा आरोप लग जाता है अथवा बिना किसी तुलनात्मक शब्द सा सी के लगता है तो यह क्या आ जाता है यहाँ पर रूपक अलंकार। तो यहाँ पे चरण कमल बंदव हरिराई, उपमेय पर उपमान का सीधा आरोप लगाया गया है। चरण कमल बंदव हरिराई, चरण रूपी कमल रूपी चरण में। प्रश्न आते हैं आगे। प्रश्न संख्या 21। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? इसको याद रखेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे बढ़ते हैं। रहीमन पानी राखिए, प्रश्न संख्या 22 है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे ऑप्शन है वक्रोक्ति अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार अथवा उपमा अलंकार। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, क्योंकि पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। यहाँ पानी शब्द में 3 अर्थ छुपे हुए हैं। एक है चमक, एक है इज्जत, एक है जल और मोती के संदर्भ में कांति। चमक अथवा इज्जत आटे के संदर्भ में है, जल और मोती आटे के संदर्भ में, जल और मोती के संदर्भ में कांति है। यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 23। पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार अथवा रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पे पीपर पात अर्थात पीपल के पत्ते के समान मंडोला, यानी कि सादृश्यवाचक शब्द का प्रयोग हुआ है। तो जहाँ पे सादृश्यता का प्रयोग होता है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो ऑप्शन ए सही है इसका, उपमा अलंकार। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक मुहावरे। मुहावरे। प्रश्न संख्या 24। अंगूठा दिखाना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वक्त पर धोखा देना या मना करना। ऑप्शन नंबर बी अंगूठे पर चोट लगना। ऑप्शन नंबर सी आदर प्रकट करना अथवा ऑप्शन नंबर डी चिढ़ाना। अंगूठा दिखाने का अर्थ होता है वक्त पर धोखा देना या मना करना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए वक्त पर धोखा देना। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं।
ईद का चाँद होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? ईद का चाँद होना। ऑप्शन नंबर ए, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। बी, सुंदर होना। सी, त्यौहार मनाना। अथवा डी, गायब हो जाना। तो ईद का चाँद होना, जैसा कि ईद का चाँद बहुत दिनों बाद दिखाई देता है, 2-4 महीने बाद जब ईद आती है तभी दिखाई देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26, अपने मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना का क्या अर्थ है? यहाँ होगा ऑप्शन, तोते की तरह बोलना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, बहुत मीठा बोलना अथवा दूसरों की नकल करना। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, अपनी प्रशंसा स्वयं करना को कहते हैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27, गागर में सागर भरना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गागर में सागर भरना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, घड़े से पानी भरना। ऑप्शन बी, विस्तृत बात को संक्षेप में कहना। ऑप्शन सी, असंभव कार्य करना। ऑप्शन डी, मूर्खतापूर्ण बातें करना। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी छोटे चीज़ में बड़े चीज़ को समाहित करना, यानी विस्तृत बात को संक्षेप में कह देना। विस्तृत बात को संक्षेप में कह देना अर्थात बड़े चीज़ को छोटे में समाहित कर देना ही गागर में सागर भरना कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28, दांतों तले उंगली दबाना का सही अर्थ क्या होगा? भूख लगना, आश्चर्यचकित होना, दर्द होना अथवा क्रोधित होना। तो इसका सही उत्तर होगा आश्चर्यचकित होना, क्योंकि कोई ऐसी घटना या ऐसी चीज़ जानकर कोई आश्चर्यचकित होता है तो उसको बोलते हैं कि उसने दांतों तले उंगली दबा ली। अब आगे बढ़ते हैं। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, 9, 2, 11 होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ये तो सबको पता होगा, 9, 2, 11 होना। इसका सही उत्तर है बी, यानी भाग जाना। वह चोर पुलिस को देखते ही 9, 2, 11 हो गया। इसका वाक्य में ऐसे प्रयोग होता है, यानी कि भाग गया। इसका सही उत्तर होगा भाग जाना। आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है लोकोक्तियाँ। है प्रश्न संख्या 30, अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? अधजल गगरी छलकत जाए। ऑप्शन नंबर ए है, कम ज्ञान वाले का अधिक दिखावा करना। ऑप्शन नंबर बी, मटके से पानी गिरना। ऑप्शन नंबर सी, आधा भरा हुआ घड़ा भारी होना। ऑप्शन नंबर डी, चुपचाप काम करना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कम ज्ञान वाले का अधिक दिखावा करना। ऐसा जैसे कि आधी भरी हुई घड़ा छलकता है जबकि पूरा भरा हुआ शांत रहता है। उसी प्रकार कम ज्ञान वाले अधिक दिखावा करते हैं जबकि अधिक ज्ञान वाले शांत रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या है? भैंस का रंग काला होना, बिल्कुल अनपढ़ होना, विद्वान होना, अक्षरों को बड़ा बड़ा लिखना। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल अनपढ़ होना। काला अक्षर भैंस बराबर, मतलब उसको कोई भी अक्षर का ज्ञान नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32, आसमान से गिरा खजूर पर अटका का सही भावार्थ क्या है? आसमान से गिरा खजूर पर अटका।
ऑप्शन नंबर ए यात्रा सफल होना। ऑप्शन नंबर बी एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में पड़ना। ऑप्शन नंबर सी ऊंचाई पर पहुंच जाना। ऑप्शन नंबर डी खजूर से पेड़ गिरना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में पड़ना, अर्थात आसमान से गिरा मगर बीच में खजूर पे अटक गया, अर्थात एक मुसीबत से निकला कि दूसरे में पड़ गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 33। घर का भेदी लंका ढाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए रावण के महल को तोड़ना। ऑप्शन नंबर बी आपसी फूट से सर्वनाश होता है। ऑप्शन नंबर सी घर में गुप्त बातें करना। ऑप्शन नंबर डी घर की सैर करना। इसका सही उत्तर होगा आपसी फूट से सर्वनाश होता है, क्योंकि व्यक्ति द्वारा किसी अपने व्यक्ति द्वारा गुप्त बात दुश्मनों को बता देना सर्वनाश निश्चित करता है। इसी जैसे कि विभीषण के शब्द में प्रयोग हुआ है, इसीलिए इसको कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं का अर्थ है दूर से संगीत सुनना अच्छा है, या अनजानी वस्तुएं दूर से अच्छी लगती हैं, अथवा ढोल की आवाज़ तेज होना, अथवा ऑप्शन डी पास की चीज़ें बेहतर होना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अनजानी वस्तुएं दूर से अच्छी लगती हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 35। नाच न जाने आंगन टेढ़ा का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए आंगन का खराब होना। ऑप्शन बी काम न आने पर बहाना बनाना। ऑप्शन सी नृत्य सीखना। ऑप्शन डी टेढ़े रास्ते पर चलना। जैसा कि सभी को पता होगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी काम नहीं आने पर बहाना बनाना। इसको कहते हैं नाच न जाने तो आंगन टेढ़ा, यानी कि काम नहीं आता है तो कोई दूसरा उसमें कमी निकाल देना। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो जलद, मेघ, जलज और वारिद में से कौन सा पर्यायवाची बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे मेघ मतलब बादल होता ही है। वारिद जिसमें द लग जाए वो भी होता है बादल का, जैसे जलद, वारिद। परंतु यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है ये कमल का यानी जल में जन्म लेने वाला, जलज का अर्थ होता है जल में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल का पर्यायवाची है, कमल का। अतः यही सही उत्तर होगा जो बादल का पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़ते हैं अरविंद शब्द किसका पर्यायवाची है? अरविंद शब्द किसका पर्यायवाची है? गुलाब का, कमल का, सूर्य का अथवा बिजली का? तो इसका सही उत्तर होगा कमल का। सही उत्तर होगा कमल का। बिजली का तो सबको पता है चपला, चंचला, दामिनी इत्यादि। सूर्य का होगा दिनकर, दिवाकर, भास्कर। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 38। सूर्य का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? जैसा कि अभी हमने पीछे बता दिया, इसका सही उत्तर होगा दिनकर। क्या होगा? दिनकर। ऑप्शन ए सही होगा, दिनकर।
ऑप्शन नंबर, बाकी सब चंद्रमा के हैं, बी, सी और डी चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 39, कानन। कानन शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। प्रश्न संख्या ए मधुकर, प्रश्न संख्या ऑप्शन ए मधुकर, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी पुष्प और ऑप्शन डी नगर। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा अपना ऑप्शन नंबर बी यानी कि वन। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 40, दामिनी किसका पर्यायवाची शब्द है? वर्षा का, बिजली का, सरिता का अथवा रात का। तो दामिनी किसका पर्यायवाची शब्द है? ये है बिजली का, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बिजली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। अमृत शब्द का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पीयूष, ऑप्शन नंबर बी विष, ऑप्शन नंबर सी जल अथवा ऑप्शन नंबर डी पवन। अमृत किसका पर्यायवाची शब्द है? तो इसको बोलते हैं पीयूष का। पीयूष, अमी, अमृत, ये सब अमृत के पर्यायवाची हैं, तो अतः ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 42। ये अब आ गए विलोम शब्द। प्रश्न संख्या 42 में है, स्थावर शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? स्थावर शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो स्थावर का अर्थ होता है एक जगह स्थिर रहने वाला। स्थावर का अर्थ होता है एक जगह स्थिर रहने वाला, एक जगह स्थिर रहने वाला। जबकि जंगम का अर्थ होता है गतिशील। क्या होता है? गतिशील। अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, गतिशील अथवा जंगम। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 43। तिमिर शब्द का विलोम शब्द क्या है? तिमिर शब्द का विलोम शब्द क्या है? तिमिर का अर्थ होता है अंधकार। क्या होता है? अंधकार अथवा अंधेरा भी कहते हैं। जबकि आलोक शब्द, आलोक का क्या होगा? प्रकाश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। अनुराग का विलोम शब्द चुनिए। अनुराग का विलोम शब्द चुनिए। तो अनुराग का अर्थ होता है किसी के प्रति, किसी के प्रति, किसी के प्रति आसक्ति अथवा प्रेम। जबकि तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? विराग। विराग का अर्थ होता है उदासीनता अथवा प्रेम का अभाव। अतः सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? उत्कर्ष का अर्थ होता है उन्नति अथवा ऊपर उठना। क्या होता है? उन्नति, उन्नति अथवा ऊपर उठना। अतः नीचे गिरना इसमें से किसका होगा? अपकर्ष। अपकर्ष माने नीचे गिरना होता है, या अथवा अवनति कह लें। अतः 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपकर्ष। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन कि कृत्रिम का प्राकृतिक विलोम शब्द है। कृत्रिम का प्राकृतिक विलोम शब्द है क्या है? बनावटी है अथवा प्राकृत है अथवा स्वाभाविक है अथवा असली है। तो कृत्रिम बोलते हैं मानव द्वारा निर्मित। मानव द्वारा निर्मित चीज़ों को कृत्रिम बोलते हैं।
प्राकृत बोलते हैं प्राकृतिक, जो कि प्रकृति द्वारा स्वतः प्राप्त होता है। अतः इसका सही उत्तर होगा प्राकृत। सही उत्तर होगा प्राकृत, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। आ गया आप रस और छंद। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? ऑप्शन ए हास, ऑप्शन बी रति, ऑप्शन सी शोक, ऑप्शन डी विस्मय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात रति। जब नायक और नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम अथवा भाव उत्पन्न होता है तो उसी को रति बोलते हैं। तो इस जो कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है। आगे बढ़ते हैं, वीर रस का अस्थाई भाव निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वीर रस का अस्थाई भाव ये होता है उत्साह। क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी उत्साह। कठिन कार्य को करने के लिए अथवा युद्ध करने के लिए जो भाव मन में उत्पन्न होता है अथवा जो उमंग मन में उत्पन्न होता है उसी को उत्साह कहते हैं। उसी को उत्साह कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 49। दोहा शब्द के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? ये तो याद करना पड़ेगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 13 मात्राएं होती हैं। दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 50। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 16 मात्राएं, 24 मात्राएं, 13 मात्राएं अथवा 11 मात्राएं। तो चौपाई जो है एक सममात्रिक छंद होता है और यह 4 चरणों में होता है, यानी इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, जैसे कि हनुमान चालीसा है। अतः इसका सही उत्तर होगा 16, यानी कि प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होंगी? तो 16 मात्राएं होंगी। यहीं पर आज की हमारे प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।